आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पार्ट पढ़ा था जिसका शीर्षक था टोपी, और इस पार्ट के लेखक संजय जी हैं। अभी तक हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं और यह पार्ट कक्षा 8 की पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस पार्ट में लेखक ने बताया है कि टोपी शक्ति और इज्जत का प्रतीक है, और लेखक ने हमें गौरैया, नर गौरैया और मादा गौरैया की कहानी बताई है और बताया कि किस तरह से जो मादा गौरैया है वो टोपी पहनने की जिद करती है, और उसने इस टोपी के लिए तरह तरह की मेहनत, तरह तरह के जतन किए, और वह जिन 4 कारीगरों के पास अपने टोपी के काम को लेकर गई उसने उनको मन मुताबिक उनकी पारिश्रमिक दिया। लेकिन वो चारों कारीगर राजा जी के काम में व्यस्त थे, और जो राजा जी थे वो उन्हें उनका मन मुताबिक उनके काम का उचित दाम नहीं देते थे, अर्थात वो सारे कारीगर राजा से नाखुश थे। लेकिन जो गौरैया है, वो चिड़िया है, वो चूंकि वो तो एक चिड़िया है, उसके पास तो पैसा होता नहीं है, इसीलिए वो अपनी सारे जितने भी कारीगर से वो काम करवाती उनको अपनी आधी आधी टोपी का आधा आधा भाग, मतलब किसी को रुई दे देगी, किसी को धागा दे देगी आधा, और जब अंत में दर्जी के पास जाती है तो कहती है कि एक टोपी तुम रख लो और एक टोपी मुझे बनाकर दे दो। इस तरह से सारे कारीगर भी खुश हो जाते हैं, और जब चिड़िया के पास वो टोपी आती है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। आइए अब हम इसका चौथा भाग पढ़ते हैं। टोपी पहनते ही उसके काम मन में एक नए हुलस मतलब उल्लास ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के, मतलब इस देश के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। तो अब हमने अपने पिछले भाग में देखा था कि जो उस मादा गौरैया को टोपी मिल जाती है और वो टोपी मिलते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो टोपी पहनती उसके मन में आए में एक नए उल्लास ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क का मतलब होता है इस देश के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए कि किस जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। तो वो उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगोरे पर जा बैठी। कंगोरा मतलब राजा के महल का एक हिस्सा। तो ऐसा तो चिड़िया ने जब सोचा कि जब इतने सारे कारीगर राजा के लिए काम करते हैं तो क्यों ना एक बार राजा के पास जाके देखा जाए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सारे लोग राजा जी का काम करते हैं। तो उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगोरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। टहलुए का मतलब होता है नौकर। तो उस वक्त जब गौरैया राजा के महल में गए तो वह राजा अपने नौकरों से खुली धूप में फुलेल का मतलब होता है खुशबूदार तेल, तो खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ का मतलब होता है नौकर, तो एक नौकर सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा नौकर पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिटली पर गुदगुदी काट रहा था। तो जब वो गौरैया ने सोचा कि आखिर राजा में ऐसा क्या है कि सारे कारीगर उसका काम जल्दी कर देते हैं, तो यह जानने के लिए वह राजा के महल में गई। तो उसने देखा कि राजा खुली धूप में एक खुशबूदार तेल से उसकी मालिश करवा रहा, और उसके पास 4 नौकर हैं जो तरह तरह से उस राजा की सेवा कर रहे हैं। तो गौरैया, जो मादा गौरैया थी, वो कंगूरे पर से ही चिल्लाई कि मेरे सिर पर तो टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब जो मादा गौरैया है, जो कि उसने अभी नई नई टोपी सिलवाई थी और जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, तो वो राजा के महल गई और वो राजा को चिढ़ाने लगी कि मेरे सिर पर तो टोपी है और जो राजा है तो राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब तो जो राजा मालिश करवा रहा था, तो मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई कि राजा ने सोचा यह तो एक पक्षी है, यह तो गौरैया है, इसके पास टोपी कहाँ से आ गई। तो जब उसने गौरैया के सिर पर टोपी देखी तो उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, और जो गौरैया थी वो लगातार राजा को चिढ़ा रही थी। तो राजा कहता है कि अरे कोई मेरी टोपी ले आओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया कि कोई जल्दी जाके मेरी टोपी लेकर आओ। अब टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली, झट का मतलब होता है तुरंत, तो राजा ने तुरंत अपनी टोपी पहन ली। देख रही
फदगुद्दी का मतलब होता है गौरैया। तो राजा की अब टोपी आ गई तो राजा ने जल्दी से टोपी पहनी और कहा, देख रही गौरैया, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने मैं अब पहले गौरैया राजा को चिढ़ा रही थी कि मेरे सिर पर तो टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं। और जब राजा ने टोपी पहन ली तो गौरैया ने राजा को एक नए तरीके से चिढ़ाना शुरू कहा और कहा कि मेरी टोपी में तो 5 फुंदनी हैं और राजा की टोपी में एक भी फुंदना नहीं है। गौरैया ने अब अपना दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया था। राग अलापना का मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहना। तो राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदनी, राजा की टोपी में फुंदनी नहीं। तो अब गौरैया एक ही बात को बार बार कही जा रही थी कि राजा की टोपी में एक भी फुंदनी नहीं और मेरी टोपी में तो 5 फुंदनी है। इस तरह से वो राजा को चिढ़ा रही थी। अब राजा को बेहद हैटी महसूस हुई। हैटी मतलब उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, मतलब इस देश के शक्तिशाली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, और वह बुरी तरह से बिगड़ गया कि इस फदगुद्दी मतलब इस गौरैया की गर्दन मसल दो, पंख नोच दो, सिपाहियों देर ना करो। अब जो गौरैया राजा को चिढ़ा रही थी तो वह राजा इस बात से अपमानित महसूस करता है और सोचता है कि इस देश के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाल कि वो एक राजा को अपमानित करे। और इस बात से वह बुरी तरह क्रोधित हो उठा और उसने आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि इस गौरैया की गर्दन मसल दी जाए और इसके पंखे नोच दो, इसे मार दो। क्षमा करे महाराज, क्षमा का मतलब होता है क्षमा। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। जो राजा का जो मंत्री था तो उसने कहा क्षमा करे महाराज, और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप ही चली जाएगी। तो अब जो राजा का जो मंत्री था वो राजा से कहता है कि आप इस गौरैया को मत मारिए, और वो उदाहरण देता है कि मच्छर मारकर अपना हाथ क्यों गंदा करना है, यह तो एक पक्षी है, अपने आप ही उड़ जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अब राजा जो कि गौरैया की चढ़ाने से वो अपमानित महसूस कर रहा था और क्रोधित हो उठा था, तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे मार दो। लेकिन जो उनका मंत्री है वो कहता है कि नहीं राजा, इसे मत मारिए, इसे यह तो अपने आप चली जाएगी, यह तो छोटा सा एक पक्षी है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी से छीन ले जाए, उसे मैं खुद ही अपने पैरों से ठोकर मारूंगा। अब एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने वह झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। अब जो राजा के जो सिपाही थे तो उन्होंने गुलेल मारकर, गुलेल एक तरह का खिलौना कह सकते हैं, राजा ने गुलेल मारकर गौरैया की अब टोपी, एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया और दूसरे सिपाही ने वह टोपी राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही वाला था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। अब राजा उसने आदेश दिया था कि गौरैया की टोपी छीन ली जाए, और जैसे ही राजा ने वो टोपी देखी तो वह वह उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रहेगा, मतलब राजा को वह टोपी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। तो कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। तो राजा ने देखा कि यह तो इतनी खूबसूरत टोपी है, तो कारीगरी के इस तरह से नायाब नमूने मतलब इतने कीमती नमूने को देखकर वह जड़ हो गया कि मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंचती। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा। अब राजा को लगा कि चूंकि वह राजा है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है, तो वह सोचने लगा कि मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, और उसे हीन भावना का एहसास हुआ। तो वह कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे पास ही सबसे खूबसूरत टोपी होनी चाहिए, लेकिन इतनी खूबसूरत टोपी उस गौरैया के पास कैसे पहुंची, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई। और राजा सोचता है कि इतनी खूबसूरत टोपी इस मुल्क में, इस देश में किसने बनाई। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता ना चले। मतलब लेखक कहते हैं कि राजा के मन में आया कि इतनी खूबसूरत टोपी मेरे अलावा किसके पास है। तो राजा ने
आदेश दिया कि इस हुनरमंद कारीगर को खोज किया जाए, और अगर राजा कोई बात चाहेगा ऐसा ना हो, यह तो संभव ही नहीं। तो उसके राजा की इच्छा के मुताबिक गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता। अब चूंकि वो टोपी एक दर्जी ने सिली थी, तो वह दर्जी को राजा के सामने पेश किया गया और वह राजा से कहता है कि दुहाई अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब होता है जो हमें अन्न देता है। तो अब चूंकि वह उस देश का राजा था, तो वहां पर उसको सम्मानित करते हुए उसने कहा कि दुहाई अन्नदाता। तो राजा कहता है कि इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मेघों की मतलब बादल की गड़गड़ाहट की तरह क्रोधित में राजा की आवाज निकली, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। अब तो जो दर्दी है वो कहता है कि दुहाई अन्नदाता। तो राजा कहते हैं कि हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ कि तुमने कभी इतनी खूबसूरत टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो वो दर्जी है वो कहता है कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। उम्दा का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो कपड़ा बहुत अच्छा था सरकार, एकदम गफश और दवीज। गफस का मतलब होता है बहुत अच्छा घना बुना हुआ, और दबीज का मतलब होता है मजबूत मोटा। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो वो दर्जी कहता है कि कपड़ा बहुत अच्छा था, एकदम मोटा और घना। तो राजा कहता है कि ऐसा उम्दा ऐसा अच्छा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा अब फूंक मारने लगा। जिस तरह से एक नाग एक सर्प होता है, उसी तरह राजा हुंकारते हुए कहता है कि इतना अच्छा कपड़ा किसने बुना। अब गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। अब जब वो बुनकर था जिसने वो कपड़ा बुना था, अब उसको राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा से वो कहता है कि माफी बख्शे सरकार। सरकार, अब चूंकि वो उस देश का राजा था इसलिए उसने कहा कि माफी दें सरकार। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब वो जो बुनकर था वो कहता है कि जो सूत मतलब जो धागा था वह बहुत अच्छा था, एकदम महीन मतलब एकदम बारीक और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानंद राजा ने दहाड़ मारी। अब राजा ने शेर की तरह दहाड़ मारते हुए कहा, इतना महीन मतलब इतना बारीक सूत किसने काता। अब गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। अब जो कि सूत हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सूत तो कोरी ने काता था, तो अब कोरी को राजा के सामने पेश किया। तो राजा से कोरी कहता है कि जान बख्शे महाराज। तो राजा कहता है कि जान नहीं, पहले वजह बताओ कि आखिर तुमने इतना महीन सूत पहले हमारे लिए कभी क्यों नहीं काता। तो वो कोरी कहता है कि रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अब वो कहता है कि जो रुई थी वो बहुत अच्छी थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। तो इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़ी। अब राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, तो वह बिजली की तरह कड़कते हुए बोला कि इतनी अच्छी रुई किसने धुनी थी। अब हाफते हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। क्षमा का मतलब होता है क्षमा अन्नदाता। तो राजा को सब लोग सम्मान की नजरों से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि क्षमा कीजिए अन्नदाता। तो राजा कहता है कि क्षमा नहीं, वजह बताओ कि तुमने इतनी अच्छी रुई कैसे धुनी। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब राजा जो कि गौरैया की टोपी देखकर आश्चर्यचकित हो गया, तो उसने उन चारों कारीगर से कहा कि तुमने इतने अच्छा काम गौरैया के लिए किया और हमारे लिए आज तक तुमने इतना अच्छा काम क्यों नहीं किया, हमें वजह बताओ। तो वो चारों कहते हैं कि आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। अब चूंकि राजा के पास बहुत सारी शक्ति होती है, तो वो सारे उससे उसका सम्मान करते हैं। तो वो डरते हुए कहता है दुनिया कि आपके लिए भी हमने ऐसा ही काम किया है सरकार, और आगे भी आप ही के लिए हम ऐसा काम करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों थी। नफासत का मतलब होता है सज्जा। तो राजा कहता है कि हमारे लिए तुमने अब तक जितने भी काम किए हैं उसमें इतनी कम सज्जा साज सजावट क्यों नहीं थी। तो दुनिया बोलता है कि अभय दान दें। तो बोलूं सरकार, अगर आप हमें क्षमा करें तो मैं बोलूं। तो चलो दिया।
राजा बोले अब बताओ। राजा बोले चलो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बताओ कि तुमने अभी तक जो काम इस गौरैया के लिए किया इतना अच्छा, मेरे लिए क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। अब वो जो दुनिया था वह राजा से कहता है कि इस गौरैया ने हमसे जितना भी काम करवाया, इसने हमें हमारी मर्जी का आधा हिस्सा दिया है, और आपके पास तो बहुत सारा धन है, फिर भी आपने हमारे लिए कभी इतना, हमारे काम के मुताबिक हमें उतना दाम, उतना मेहनताना नहीं दिया। दुनिया बार बार राजा को प्रणाम करते जा रहा था। देख ले राजा। अब जो गौरैया थी वो चढ़ाते हुए राजा को कहती है कि देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। बेकार का मतलब होता है बिना मजदूरी। अब गौरैया राजा से कहती है कि देख लीजिए राजा साहब, मैंने तो इसके लिए पूरा दाम, पूरा मुआवजा दिए, यह बिना मजदूरी की नहीं है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है। कंगाल का मतलब होता है जिसके पास धन दौलत नहीं है। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो अब हमने पढ़ा है कि राजा ने गौरैया को अपमानित होकर गौरैया की टोपी छीन ली थी। तो अब गौरैया भी क्रोधित होकर कहती है कि इसके पास धन नहीं है, यह तो कंगाल है, इसीलिए इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया। तो राजा वो सच में अब थोड़ा सा सहम गया था, डर गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। पाखी का मतलब होता है पक्षी। तो राजा अब सच में थोड़ा सा सहम गया था और सोचता है कि एक तो सारे कारीगरों ने उसकी मदद की थी, और उस टोपी के सामने अब उसकी टोपी उससे कम अच्छी लग रही थी, और तीसरा उसे लग रहा था कि खजाने की खुलती पोल। इस पक्षी को कैसे पता चला कि अब खजाना घटने लगाया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूल करने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे संभाले। लवाजिमे का मतलब होता है यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। लश्करी का मतलब होता है सोना। तो राजा सोचता है कि आखिर इस पक्षी को कैसे पता चला कि इनका खजाना अब कम होने लगा है। तमाम बेगार मतलब बहुत कम, बिना मजदूरी के काम करवाना, बहुत सख्ती से लगान मतलब कर टैक्स वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली होता रहा था। ऐसा क्यों भी होना, इतना ऐशो आराम, इतना सोना, यात्रा में साथ ले जाने के लिए इतना सामान, अकेले खजाना भी इसका बोझ संभाले तो कैसे संभाले। अब जो महल में जितने भी लोग थे वो सब निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। अब मंत्री ने हौले से कहा, मतलब मंत्री ने अब धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। यह जो गौरैया है यह तो बहुत ज्यादा मुंहफट है, यह तो महाराज की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल ही देगी। राजा तो स्वयं ही घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब राजा को लग रहा था यह तो गौरैया सबके सामने उसकी पोल खोल देगी, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि उसकी टोपी उसे वापस कर दो। अब राजा गौरैया खुशी से अपनी टोपी पहनकर और ओढ़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मोरी टोपी लौटा दी। अब गौरैया फिर से राजा को चिढ़ाने लगी कि यह राजा तो डरपोक है, क्यों इस मुंहफट के मोह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो राजा ने देखा कि अब वो गौरैया तो फिर से उन्हें चिढ़ाने लगी, तो वो सबसे कहने लगे कि कौन इस मुंहफट के मोह लगे, और ऐसा कहकर राजा ने अपनी टोपी वापस पहन ली। तो हमने इस पार्ट में देखा है कि किस तरह से जो हमारे जो राजा, जो नेता होते हैं, वो अपनी शक्ति और अपने बल पर कारीगरों से उनका अपना पूरा काम करवा लेते हैं, लेकिन उनसे उनका मेहनताना नहीं देते हैं। और साथ ही साथ इस पार्ट में लेखक ने टोपी को शक्ति और इज्जत का प्रतीक बताया है। लेखक ने बताया कि कैसे एक शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित मतलब गलत प्रयोग कर अपना काम करवाते हैं और कारीगरों को उनका पूरा परिश्रम भी नहीं देते, और जो कारीगर होते हैं वो उनका काम पूरे मन से नहीं करते। अगर उन्हें काम के बदले पूरा परिश्रम दिया जाए तो वे अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करते हैं। हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।